हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स बाय शिव किशोर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछली वीडियो में जो 17 क्वेश्चन हमने किए हैं जो बेसिक नॉर्मल थे और जो तकरीबन पेपर में फंसने वाले थे वो क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको, वो सारी थ्योरी थे। आज हम चालू करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। तो आज हम बात करेंगे मूल्य वृद्धि विधि की, ठीक है। इसके अलग अलग नाम क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसके ज़रिए हम किस तरह के क्वेश्चन आंसर को हल कर सकते हैं और किस तरह से हम राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए चालू करते हैं। आइए, सबसे पहले ये क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है मूल्य वृद्धि विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है चालू हो जाता है, लेकिन तथा कुछ प्रश्न उत्तर को हल करना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर को भी हल करेंगे साथ में। सबसे पहले हम जान लेते हैं, देखिए सबसे पहले मूल्य वृद्धि विधि के अलग अलग नाम। सबसे पहला नाम आता है, इसे बोलते हैं हम उत्पादन विधि। दूसरा नाम आता है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम उत्पाद विधि। तीसरा नाम आता है हमारे पास माल सूची विधि। चौथा है शुद्ध उत्पाद विधि। पांचवा है वस्तु सेवा विधि। छठा है औद्योगिक उत्पत्ति विधि। तो ये हमारे मूल्य वृद्धि विधि के कुछ अलग अलग नाम हैं। ये मैंने बुक में से ही निकाले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मोस्टली आपसे ये वाला नाम पूछा जाएगा और आपसे ये वाला नाम पूछा जाएगा, इन दो के बारे में पूछा जाएगा। बाकी जो एक बार क्वेश्चन आ जाते हैं बीच में फंस जाते हैं तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। तो आप इस काम को याद रखिएगा। तो आइए आगे चलते हैं, ठीक है। तो जितना भी हमने जो काम करना है हम पिछली पेज पे करते हैं। चलो आइए, सबसे पहले उत्पादन विधि का सूत्र, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूला। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इसे साथ में नोट करते जाइए तो आपको बेटर रहेगा, ठीक है। अगर साथ साथ नोट करते जाएंगे तो आप चार्ट बना सकते हैं एक तरीके से। आपको बताता हूँ किस तरह से काम आएगा। फुट्टा कहाँ गया ये? तो देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, सबसे पहले राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें GPA@MP ज्ञात करना होगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हमें क्या GPA@MP ज्ञात करना होगा। और
राष्ट्रीय आय को हम NNP एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ये बातें ध्यान रखने वाली है कि राष्ट्रीय आय को हम क्या कहते हैं, NNP एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और GV एट MP होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो GV एट MP को हमने 3 तरीके से कर रखा है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो बताया था GV एट MP होता क्या है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों को मिला के GV एट MP बनता है, जो GDP एट MP के बराबर होता है, यानी घरेलू सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है, जो देश में हो रहा होता है। ये सिर्फ एक क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। तो हम इससे भी एक राष्ट्रीय आय निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम होते हैं सूत्र की बात कर लेते हैं। देखिए, GVA एट MP सो बोलते हैं उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है। तो हम इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए, कभी कभार क्वेश्चन के अंदर हमें उत्पादन का मूल्य सीधे से दे रखा होता है कुछ ही क्वेश्चन में, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया होता, ठीक है। तो जब उत्पादन का मूल्य सीधे से ना दिया हो तो उत्पादन का मूल्य निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ता है, इसमें देखिए, इसे बोलते हैं बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। इसको कर लेते हैं हम ब्रैकेट, ठीक है। तो बिक्री प्लस में स्टॉक परिवर्तन तब उत्पादन का मूल्य निकलता है। कभी कभी हमें ये भी सीधा सीधा नहीं दे रखा होता है, तो बिक्री निकालने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मदद दे रखी होती है। देखिए, इसको दे रखा होता है घरेलू बिक्री दे रखी होती है, और दे रखा था हमें निर्यात। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, हम बिक्री निकल कर आ जाती है। ऐसे ही इसको देखो, एक तरीके से और दे रखा होता है, या दे रखा होता है कीमत वस्तु की, कीमत वस्तु की दे रखी होती है, और इनटू मात्रा वस्तु की, ठीक है। इसको बोलते हैं हम P, इसको बोलते हैं हम Q। जब इन दोनों करते हैं हम मल्टीप्लाई, तो हमारा निकल के आ जाता है बिक्री। तो ये बिक्री निकालने का फॉर्मूला होता है। इसका एक क्वेश्चन भी है बुक के अंदर, वो मैं करवाऊंगा जरूर इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, और स्टॉक में परिवर्तन करिएगा, सीधा देने रखा होता है। तो इसको भी निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एक तरीका और होता है। देख, इसको बोलते हैं अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। इसको भी कर लेते हैं ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या है निकालने के तरीके, उत्पादन का मूल्य। अगर हम बात करें मध्यवर्ती उपभोग का, तो इसके भी कुछ अलग नाम है। जैसे इसको सिंपल सा बोल रखा है मध्यवर्ती उपभोग दे रखा होगा, नहीं तो इसके क्या है बहुत सारे नाम दे रखे हैं। देखिए, एक तो ये
इसके बहुत सारे नाम हैं अलग अलग। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। रेड पेन कहाँ गया ये, कि हम क्या निकाल रहे हैं और क्या नहीं। देखिए GVA@MP हमें निकालना है राष्ट्रीय आय के लिए। तो हमें क्या, उत्पादन का मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए हमारे पास। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ये होना चाहिए, और इसको निकालने के लिए ये होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम इसको निकालने के लिए, ये वाला सिस्टम इसको है, और इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। नोट नंबर फर्स्ट, मध्यवर्ती उपभोग के अलग अलग नाम। मध्यवर्ती उपभोग के अलग अलग नाम। तो देखिए, सबसे पहला नाम आता है जिसको बोलते हैं हम घरेलू बाजार से कच्चे माल का क्रय, और प्लस में होता है आयात, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पहला नाम है, जिस नाम से जानते हैं। दूसरा नाम होता है हमारे पास मध्यवर्ती लागत। बाकी नाम हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए, तीसरा नाम है हमारे पास कच्चे माल का क्रय, ठीक है। चौथा है हमारे पास कच्चा माल, ठीक है। पांचवा है हमारे पास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। छठा है हमारे पास मध्यवर्ती उपभोग का नाम है एक उपभोग उत्पादक वस्तुएं। सातवां है कच्चे माल की खरीद, और आठवां है
देखिए मध्यवर्ती उत्पादकों का क्रय प्लस में कच्चे माल का आयात। ठीक है, ये वाला क्या है, 8वां है, इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट ताकि ये मिक्स ना हो जाए ऊपर वाले में, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मध्यवर्ती उत्पादक, यानी मध्यवर्ती उपभोग का क्या है, ये अलग अलग 8 नाम है। किसी भी नाम में से आपसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन दे रखा होता है, और ये सारे के सारे नाम के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नोट नंबर 2, हम बात करते हैं मूल्य ह्रास के अलग अलग नाम। मूल्य ह्रास के अलग अलग नाम देखिए, सबसे पहला नाम आता है हमारे पास मूल्य ह्रास का। दूसरा आता है हमारे पास अवक्षय। तीसरा आता है हमारे पास अप्रचलन। चौथा है हमारे पास गिरावट। 5वां नाम आता है गिरावट। छठा है मूल्य गिरावट। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब नोट करते जाएं तो आपका बेटर रहेगा, एक चार्ट बन जाएगा आपके लिए। नहीं तो बाद में फिर आपको वीडियो पॉज करके दोबारा से नोट करना पड़ेगा। मूल्य प्रचलन 8वां है हमारे पास स्थायी पूंजी का अवक्षय। 9वां है हमारे पास स्थिर पूंजी का अप्रचलन। 10वां है स्थिर पूंजी का अवक्षय। 11वां नाम है हमारे पास स्थिर पूंजी का उपभोग। ये वो नाम हैं जो आपके एग्जाम में यानी क्वेश्चन में आने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन, किस में क्या नाम आया, कितना नाम नहीं आया। 12वां है मूल्य अवक्षय। 13वां हमारे पास है स्थायी पूंजी का उपभोग। 14वां है हमारे पास अचल पूंजी का उपभोग। या आखिरी है अचल पूंजी का अवक्षय।
ये अलग अलग आपसे नाम पूछेगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर अभी आप सारे याद हैं या तो समझ दिमाग में बैठ जाते थोड़े बहुत, याद करने की जरूरत भी नहीं है। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो आप ये चार्ट बना के सामने रख लेना और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन हल करते रहना। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको, ठीक है। तो इतना क्या है, मूल्य राशि के अलग अलग नाम आपने जान लिए होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे देखिए, ये आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं NFI। देखिए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसको हम बोलते हैं NFIA, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे। तो हम पहले बात करते हैं सूत्र की। देखिए, सूत्र जो निकलता है वो ऐसे, विदेशों से प्राप्त आय माइनस विदेशों को कारक आय। मैं इसको ब्रैकेट कर देता हूँ, ठीक है। इस वाले को मैं हाईलाइट करता हूँ, नोट नंबर 3 को। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, यानी कि ये। अब देखिए, विदेशों से प्राप्त आय और विदेशों को कारक आय। अब देखो, कभी कभी विदेशों से प्राप्त शुद्ध, जब ये नाम ना दे रखा हो, इस नाम को निकालने के लिए शुद्ध साधन आय, शुद्ध आय, सुसाधन आय इसे हम बोलते हैं। शुद्ध को निकालने के लिए हमें क्या सेम माइनस को करना पड़ता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो इसको बोल सकते हैं छोटे शब्दों में, इसको बोल सकते हैं हम से माइनस को। यानी विदेशों से प्राप्त साधन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने ऐसे से माइनस को। अगर ये बात ध्यान रखना शब्दों के अंदर, ये पूरा क्वेश्चन शब्दों का ही खेल खेलता है और कुछ भी नहीं खेलता है, ठीक है। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो हम इसका एक और बात कर लेते हैं, नोट नंबर, ये मैंने इसको हाईलाइट जानबूझ की नहीं किया है ना मूल्य राशि की इससे वैल्यू, क्योंकि ये अलग अलग टॉपिक है। ये वाला एक फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना, से माइनस को यानी NFI निकालने का। तो हम बात करते हैं एक और फॉर्मूले की। बस बोतल सही हो जा। देखिए, नोट नंबर 4, इसको हाईलाइट, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का सूत्र, यानी इसे बोलते हैं हम NIT, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, NIT। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड से।
ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसे, ठीक, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। देखिए यहाँ पर क्या है, ये शुद्ध दे रखा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर शुद्ध देखा, शुद्ध अप्रत्यक्ष। इस शुद्ध को निकालने के लिए हमें अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष करने केवल अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता ना हमें माइनस करनी होती है और हमें कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक सूत्र था, इसे फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं आर्थिक सहायता के अलग अलग नाम। आर्थिक सहायता के अलग अलग नाम। तो यहाँ पर क्या है, पहला नाम क्या है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं रियायतें, ठीक है। दूसरा बोलते हैं हम अनुदान, तीसरा बोलते हैं हम सब्सिडी, चौथा बोलते हैं हम मदद, पांचवा आर्थिक सहायता ही बोलते हैं। ये क्या है, आर्थिक सहायता के अलग अलग नाम, यानी इस नाम से अगर ना दिया हो इस क्वेश्चन के अंदर नीट निकालने के लिए तो हमें ये नाम दे रखे होंगे पाँचों से, इन पाँचों में से कोई नाम दे देगा, उसको हमें पुट करना है, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं अप्रत्यक्ष कर के अलग अलग नाम। ये वाला जो था आर्थिक अप्रत्यक्ष कर, इसके भी अलग अलग नाम है, वो भी एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मैं 10 निकाल के रखे हैं जो आपकी बुक में से हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें इनकम टैक्स के अंदर से तो अप्रत्यक्ष कर बहुत सारे नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएंगे, बहुत सारे हैं, और भरते भरते दो तीन पेज तो भर ही जाएंगे। तो मैंने सिर्फ गिनती के लिखे हैं जो बुक में से होने चाहिए और जो आपके क्वेश्चन में आएंगे, उन्हीं के नाम लिखे। तो फर्स्ट की बात करते हैं, पहला है बिक्री कर, जिसको हम बोलते हैं सेल टैक्स, ठीक है। दूसरा है हमारे पास उत्पादन शुल्क, ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं उत्पादन कर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तीसरा नाम है हमारे पास आयात शुल्क, साधारण भाषा में कहे तो आयात कर, इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। ये आपने टीवी में सुना होगा बहुत बार, तो इसको इंग्लिश में, हिंदी में आपको बहुत कम सुनने को मिल रहा होगा। तो चौथा है हमारे पास मूल्य वृद्धि कर, इसको बोलते हैं हम वैट। इंग्लिश में बोले तो फुल फॉर्म में वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। पांचवा है हमारे पास
सेवा कर, जिसको हम बोलते हैं सर्विस टैक्स। छठा है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लाभांश वितरण कर, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये क्या है, कहीं मिक्स ना हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी लाभांश वितरण कर बोलते हैं, ठीक है। सातवां जो हमारे पास है उसे बोलते हैं मनोरंजन कर। कभी भी आप मूवी देखने जाते हो तो टिकट पे ये ऑटोमेटिक लगा होता है मनोरंजन कर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि ये मिक्स ना हो जाए, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। और अगर हम बात करें आठवें की तो उसे बोलते हैं हम संपत्ति कर, इसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टी टैक्स। संपत्ति कर के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है इनकम टैक्स की बुक के अंदर। अगर आप कॉमर्स वाले हो तो बीकॉम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आपको ये देखने को मिल जाएगा उसके अंदर, क्योंकि मैंने स्टडी किया है इसके ऊपर, तो बहुत ही लेंदी है। अगर जीएसटी ना आया हो तो, जिस टाइम जीएसटी नहीं आया तब मैंने पढ़ाई करी थी उसके ऊपर, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाया जाएगा इसको प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर। तो इसमें बहुत सारे तामझाम भी मिलते हैं और इसको समझ में आए तो ईजी है, जिसको समझ में ना आए तो वो टफ पाया जाता है। तो अगला है जो हमारे पास है उसे बोलते हैं टोल टैक्स। इसके बारे में कौन नहीं जानता, टोल टैक्स। जब भी आप कहीं अपनी गाड़ी लेके जाते हो तो आपको टोल देना ही पड़ता है। और जब अब इसकी बात करते हैं इसको बोलते हैं हम जीएसटी, बिल्कुल जीएसटी। अब हम बात करेंगे जीएसटी की, इसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपके नाम आ जाते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, ठीक है। तो ये सबके आ जाते हैं नाम। तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर इन 10 में से कुछ ना कुछ आपको देता रहेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक चीज़ पकड़ के रखनी है, शुल्क नाम पकड़ना होगा या कर। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को देखिए नोट कर देते हैं यहाँ पर। अप्रत्यक्ष कर को समझने के लिए आपको केवल कर या शुल्क शब्द पर ध्यान देना होगा, बस। ये हमारा क्या है, एक नोट है जो अप्रत्यक्ष कर को समझने के लिए आएंगे कि अगर क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आपको शुल्क या कर आपको ध्यान रखना होगा, तो वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा भाई साहब ये इनडायरेक्ट टैक्स है यानी अप्रत्यक्ष कर है। इसमें से हम आर्थिक सहायता माइनस कर देंगे तब हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकल कर आ जाएगा। और एक चीज़ और, कभी कभी 3-4 आपको दे देगा एक साथ, उन चारों को ऐड करके आर्थिक सहायता माइनस कर देनी है, बस तब आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकल कर आ जाएगा। तो उसमें क्या है, कभी कभी 4-5 रहता है, ऐसा होता है। तो देरी ना करते हुए अगर नेक्स्ट पेज पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे नाम, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर के नाम हो गए और ये हो गए, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब
थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर चालू हो जाएंगे। ये एक फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले ये जरूरी भी बहुत है, इसके बिना तो राष्ट्रीय आय निकल ही नहीं पाएगी जल्दी से। सबसे पहले अगर ग्रोस दे रखा हो, बाद में दे रखा हो नेट, तो हम क्या ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन। दूसरा अगर नेट पहले दे रखा हो और बाद में दे रखा हो ग्रोस, तो माइनस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये डेप बोलते हैं मूल्यह्रास। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो देखिए G = N प्लस डेप और N = G प्लस डेप। ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, इधर लिखा होगा डोमेस्टिक, फिर = में दे रखा होगा नेशनल। तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे NFIA। अब NFIA क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये अभी पिछली पेज में मैंने समझाया था आपको, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, मैंने कहा था NFIA काम पड़ेगा और यहाँ पर अभी नीट का भी काम आएगा। नेशनल आ जाए पहले और बाद में डोमेस्टिक आ जाए तो प्लस का होगा NFIA, ठीक है। तो देखिए D = N - NFIA और N = D + NFIA। ये ऊपर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ऊपर वाले का, ये इम्पोर्टेंट है। इसका आप एक चार्ट बना लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पिछली बार जो 3rd चैप्टर था उसमें भी इसी का इस्तेमाल हुआ था, अब ये 4th चैप्टर, इसमें तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि राष्ट्रीय इसी के दम पे निकलेंगे। अब देखिए फैक्टर कोस्ट आ जाए और = में मार्केट प्राइस, तो माइनस क्या कर देंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और यहीं पर अगर उसका उल्टा हो जाए, मार्केट प्राइस पहले आ जाए और बाद में फैक्टर कॉस्ट आ जाए, तो प्लस कर देंगे हम NIT। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हमें ये मिलता है FC यानी फैक्टर कॉस्ट = MP यानी मार्केट प्राइस और माइनस NIT, ठीक है। तो MP = हमारे पास फैक्टर कॉस्ट है और प्लस का क्या है NIT, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छी चीज़ थी, ठीक है। इसी का हम इस्तेमाल करके हम काम करेंगे। अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की, तो यहाँ पर ज़रा देखिए मैंने एक पेज बना रखा है ये वाला, इसके अंदर मैंने शॉर्ट में नाम लिखे और ये नाम रख के लिख लिए। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो इन चीज़ों को रखता हूँ एक्स्ट्रा, और मैंने इसी चीज़ को मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ रखा है। तो मैं चाहता हूँ आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आंसर चालू होने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ज़रा रुकिए। हेलो गाइस, तो हमने पिछले पेज पे हमने किया था इसमें काम। अब हम बात करते हैं सीधे इसके क्वेश्चन की। हम एग्जाम्पल नंबर 3 निकालते हैं। देखो मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने यहाँ पर इसलिए लिख लिया है क्योंकि उस बुक में आगे पीछे आता था क्वेश्चन था और उसमें दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा पेज पलटने में, तो मैंने यहाँ लिख कर आपके सामने कर दिया है। इसको सॉल्व कैसे करना है वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि मैंने ये पेज क्रिएट किया है फॉर्मूलों का,
और ये मैंने लिख भी दिया था आपको, अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने लिख दिया था, इसको आप नोट कर लीजिए और ऐसे ही सामने रख लीजिए, इससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देरी ना करते हुए, कि बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना करें, यानी NVA, यानी क्या है, शुद्ध का बोलते हैं नेट, मूल्य का बोलते हैं वैल्यू, और वृद्धि को बोलते हैं एडिट, और बाजार कीमत को बोलते हैं हम MP। यानी हमें क्या निकालना है, NVA एट MP ज्ञात करना है। ठीक है, ये निकालना है हमें, आपको दिख रहा है। अब NVA एट MP ज्ञात करना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम निकालेंगे GVA एट MP, हमें ये निकालना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब मैं यहीं पे लिख देता हूँ साफ साफ। ठीक है, सबसे पहले GVA एट MP निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उत्पादन का मूल्य, फिर माइनस कर देंगे मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, ये हो गया एक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, हमें कहीं दे रखा है उत्पादन का मूल्य, दे रखा है कहीं पर, दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या है, हमें उत्पादन का मूल्य नहीं दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, मध्यवर्ती उपभोग दे रहा है 40। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे 40। ठीक है, अभी उत्पादन का मूल्य निकालना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ थोड़ा गैप रख लेंगे, यहाँ उत्पादन का मूल्य, हम इसको निकालते हैं। ठीक है, इसको निकालते हैं। अब उत्पादन का मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पर कर रखा है, उत्पादन का मूल्य क्या है, बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन। अब यहाँ बिक्री दे रखी है, पहले फॉर्मूला देता हूँ, बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, ठीक है, बिक्री दे रखी है इसके अंदर, जरा ध्यान दीजिए, बिक्री दे रखी है, हमें दे रखी है 90 दे रखी है, 90 दे रखी है। ठीक है, लेकिन स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है, नहीं दे रखा। तो स्टॉक में परिवर्तन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए हमें इसको भी निकालना पड़ेगा, स्टॉक में परिवर्तन, हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो स्टॉक में परिवर्तन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, इसको हम करते हैं ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या अंतिम स्टॉक दे रखा है हमें इसके अंदर, क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्वेश्चन में हमें अंतिम स्टॉक दे रखा है 25। ठीक है, अब प्रारंभिक स्टॉक 15, कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब इस 15, अब इसको माइनस करते हैं, कितना आएगा हमारे पास, 25 में से 15 गए तो कितना आएगा, 10 बचेगा। ये निकलेगा हमारा स्टॉक में परिवर्तन। अब स्टॉक में परिवर्तन कितना है, 10 है हमारे पास, हम इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि हम इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, वो मैं करना ही चाहता था, कर दिया मैंने। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा, बिक्री प्लस स्टॉक परिवर्तन कितना होगा, 100 आ गया। ठीक है, अब 100 आ गया। अब क्या, ये उत्पादन का मूल्य हमने निकाल लिया। अब उत्पादन का मूल्य यहाँ चाहिए था, हम इस वाले को हम यहाँ लिख लेंगे 100। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया GVA एट MP। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, हमने सिर्फ GVA एट MP निकालना है। क्या निकाला हमने इसमें, GVA एट MP निकाला है, इसे हम बोलते हैं GVA एट MP 60 को। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले की जो हमें निकालना था। अब यहाँ पर कर लेते, देखो NVA एट MP, जो हमें निकालना है वो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, और इक्वल टू में जो हमने निकाल लिया है उसे लिखेंगे GVA एट MP। मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई थी पिछले वाले पेज पर, आपको याद हो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली आपको दिख रहा है, मैंने क्या लिखवाई थी, ये GB 1 2 3, ये तीन चीज़ें मैंने लिखवाई है। मैं आपको दिखा देता हूँ पेज पलट के। तो मैंने ये चीज़ें यहाँ पे लिखवाई थी और मैंने इस वाली चीज़ों को लिखने को कहा था।
आपको दिख रहा होगा कि मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा पेज छोटा पड़ रहा है, यही चीज़ें लिखने को कहा था मैंने इसके अंदर, और आपको यहाँ लिखा है इसका काम भी होगा। अब ज़रा देखिए, अब यहाँ पर क्या है, एन और जी। इधर देखिए, इधर क्या है हमारे पास, नेट यानी एन, नेट और इक्वल टू में क्या है, जी। एन और जी माइनस क्या आएगा, डेप्थ। समझ में आया? ठीक है। और देखिए जरा ध्यान देते हैं, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास, देखिए वी तो सेम है हमारे पास, एमपी और एमपी सेम है, और कुछ भी हमें छेड़खानी नहीं करनी है इसके अंदर। तो हमारे पास क्या है, यही करना है। जीवी और एमपी में कितना निकाला हमने, 60 निकाला है। माइनस कर देंगे डेप, डेप्रेशन कितना है यहाँ पर देखो, मूल्य राशि यहाँ लिखा हुआ साफ साफ, इसको बोलते हैं 20, ये हो गया 20, तो हमारे पास क्या आ गया 40। तो हमारा इसका आंसर क्या है, उत्तर हो गया हमारा आंसर। और यही चीज़ आपको दिखानी थी, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा हमारा आंसर 40। इसमें अलग तरीके से कर रखा है, मैंने इसको विस्तार से पॉइंट बाय पॉइंट कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। और मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन कराता हूँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हेलो गाइस, मैंने आप पिछले पेज पे हमने करवाया था थर्ड एग्जाम्पल, अब हम कर रहे हैं फोर्थ एग्जाम्पल। तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फोर्थ एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पर ऐसे लिख रखा है, जरा देखिए, इस वाले आपको दिख रहा होगा, ये मैं फुट्टा हटा देता हूँ, फुट्टा ये रहा फोर्थ एग्जाम्पल। जरा देखिए ये वाला एग्जाम्पल, ये फोर्थ है, ये छोटा नॉर्मल है, तरीका सोच अधिक से हम इसका तरीका मैच नहीं करेंगे। मैं इसको पेज फाड़ के इस वाले को बैक कर देता हूँ। हमें चाहिए सिर्फ इतना चाहिए, ठीक है। और इसी चीज़ का हमारे पास मेन काम है। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बार बार हमें उठा के कॉपी देखनी पड़ेगी, बार बार देखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूले का सेट है ये वाला, हम इसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या फॉर्मूला बना रखा है ये वाला, अब देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 4 में सबसे पहले में क्या निकालना है, इसके अंदर लिखा है साधन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि गणना कीजिए। अभी ये यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो साधन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि की गणना, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। यानी देखो सकल को क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं, मूल्य को क्या बोलते हैं हम, वैल्यू, वृद्धि को बोलते हैं एडिड, ठीक है। और साधन लागत इसको हम बोलेंगे FC, यानी हमें ये निकालना है, GV/FC FC निकालना है। अब देखो चाहे GV/FC FC निकालो, चाहे NDP/FC FC या GDP या NNP, कुछ भी हमें निकालना हो, सबसे पहले हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करेंगे जो यहाँ लिखा है। सबसे पहले हम निकालेंगे GV/MP, और इसका फॉर्मूला सिर्फ यही है, ठीक है। इन दोनों से निकालना है हमें, फिर उसके बाद ही हम काम कर पाएंगे चीज़ को निकालने के लिए। हमारा पहला कदम यही होता है। तो आइए देरी ना करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर देखिए, हम निकालते हैं GVA/MP। हमें इसको निकालने के लिए पहले इसको निकालना पड़ेगा। इसका है उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके अंदर देखते हैं उत्पादन का मूल्य दे रखा है हमें, उत्पादन का मूल्य हमें दे रखा है, नहीं दे रखा। मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है, जरा ध्यान दी, मध्यवर्ती उत्पाद का क्रय। अब देखो ये नाम है हमारे पास। अब मैंने नीचे एक चीज़ और लिखी है, जरा इसको ध्यान दिए, मध्यवर्ती उपभोग के नाम। अगर वो ना दे रखा हो तो ऐसे नाम दे रखे होंगे। तो मध्यवर्ती उपभोग का उत्पादकों का क्रय इसे दे रखा है, हाँ, उत्पादक का क्रय। और प्लस क्या करना है, कच्चे माल का आयात। यह कच्चे माल का आयात दे रखा है, कच्चे माल का आयात नहीं दे रखा। तो ये क्या है, यही हमारा क्या है, मध्यवर्ती उपभोग कहलाएगा, ठीक है। एक मिनट,
फॉर्मूला बना लेता हूँ पहले मैं इसको। तो यही है, देखिए उत्पादन का मूल्य हमारे पास नहीं दे रखा है, तो हमें उत्पादन का मूल्य निकालना पड़ेगा। उत्पादन का मूल्य कितना है हमारा, और उत्पादन का मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसे बोलते हैं बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन। बिक्री दे रखी है हमें, जरा देख लेते हैं हम इसको। देखिए बिक्री दे रखी है, बिक्री यहाँ पर दे रखी है, बिक्री दे रखी है, तो हम क्या कहते हैं बिक्री कितने की, कितनी बिक्री है 500 की। स्टॉक परिवर्तन दे रखा है, स्टॉक में परिवर्तन तो दे रखा है, लेकिन दो दे रखे हैं, प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक। कितना दे रखा है 30 और 20। अब देखिए स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है, स्टॉक में परिवर्तन निकालने के लिए अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। अब अंतिम कितना हमारे पास था, अंतिम स्टॉक था 20। ठीक है, और प्रारंभिक स्टॉक कितना था हमारे पास 30। तो हमारे पास कितना आ गया -10। 20 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेगा, -10 बचेगा, क्योंकि 20 में से 30 जा नहीं सकते तो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -10 आएगा। अब स्टॉक परिवर्तन क्या है यहाँ पर है, ऐसे प्लस कर देंगे और -10 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 500 -20, ये हमारे पास आ गया 480। 480 आ गया। ठीक है, 480 -10 है ना, तो 20 कहाँ से लिख रहे हैं हम इसको, ये आएगा 90। ठीक है, ठीक है, 490 आ गया हमारे पास। उत्पादन का मूल्य कितना आ गया 490। ठीक है, 490। और देखो मध्यवर्ती उपभोग, अब हमारे पास क्या है, देखो मध्यवर्ती उपभोग क्या है, मध्यवर्ती उत्पाद का क्रय, यही मध्यवर्ती उपभोग है। ये 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 300, तो हमारे पास कितना आ गया 300। मध्यवर्ती उपभोग कितना हमारे पास 300। ठीक है, अब देखिए इसको माइनस करने में कितना आएगा 190। हमारा GVA/MP निकल कर आ गया 190, लेकिन हमें क्या निकालना है, GVA/FC निकालना है। इसको निकालने के लिए अभी तक देखिए, सबसे पहले जो हमें निकालना है GVA/FC, फिर उसके बाद ये लगा था अंडरलाइन, इतना स्टेप तो हो गया हमारे पास ये, और उसके बाद क्या है GVA/MP। अब देखिए G और G सेम है, V और V सेम है, FC और MP। हमारे पास एक फॉर्मूला था, F पहले आ जाए, ठीक है, F पहले आ जाए, बाद में MP आ जाए, क्या आ जाएगा माइनस का नेट। यहाँ पर F पहले आए, बाद में MP आए, तो क्या आएगा माइनस का नेट आएगा। क्या आएगा नेट, इसे बोलते हैं NIT, इसे बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यही नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमें इसको निकालने का भी तरीका चाहिए, NIT, जरा देखिए, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम दोबारा देखना पड़ेगा हमें इसके अंदर कि अप्रत्यक्ष कर दे रखा है, इसके अंदर अप्रत्यक्ष कर इसके अंदर नहीं दे रखा, तो हम क्या कर लेंगे, इसको 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, और माइनस क्या आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता दे रखी है, हाँ ये दे रखी है आर्थिक सहायता 40 दे रखी है, तो क्या हम इसको 40 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 40 ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन इसमें जुड़ा हुआ है, तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और GVA/MP हमारे पास कितना था 190, 190 कर दिया, और माइनस, तो यहाँ पर क्या है एक और माइनस करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट वाला। ठीक है, ये माइनस तो है ही इसके साथ, और ये वाला माइनस में आ जाए, तो क्या कर देंगे 190 माइनस माइनस होगा प्लस 40, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 230। अब देखिए हमारा आंसर क्या, 230। क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये देखो 230, तो हमारा क्या है सोल्यूशन निकल कर आ गया।
ये एक छोटा तरीका था, बिल्कुल इसे आप तरीके से भूल नहीं सकते स्टेप बाय स्टेप करने से। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा और मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट वीडियो पे। हेलो एवरीवन, तो हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं और मैंने एग्जाम्पल 5वां इसको लिख लिया सेम टू सेम, ताकि बार बार कॉपी उठाने ना पड़े किताब। ठीक है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखा है और मैं इस क्वेश्चन निकालने के मेरे पास क्या है, फॉर्मूले का एक सेट है जो मैंने ये तैयार कर रखा है। और ये मैंने एक चीज़ आपको बना के दे दी है पिछले इसी वीडियो के अंदर, तो आप देख सकते हो पीछे जाके पॉज करके। ठीक है, उसे आप नोट कर लीजिए, इसको काम बनेगा। ठीक है, तो आइए हम देरी ना करते हुए चालू करते हैं। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वो फॉर्मूले का सेट खोल के रखा हुआ है, इससे आपको आसानी हो रही है देखने में। अगर आप उसे खोल के नहीं रखते हो और नहीं बिना देखे करने की कोशिश करते हो तो आप शुरुआत में ही बहुत सारा पजल हो जाओगे। तो मैं चाहता नहीं, आप उसे नोट करिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 5वां है। इसमें लिखा है साधन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि यानी GVA एट FC ज्ञात करनी। सकल को बोलते हैं G, मूल्य को बोलते हैं वैल्यू और वृद्धि को बोलते हैं एडिट, और इसको साधन लागत को बोलते हैं FC यानी फैक्टर कॉस्ट। ये हमें ज्ञात करनी है और हमें मद दे रखी है ये वाली। अब इस मदों के अनुसार हमें क्या करना है, हम तैयार करते हैं। सबसे पहले GVA एट FC निकालना है, तो हमें क्या है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, GV। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, GV एट MP ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, उत्पादन का मूल्य, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। उत्पादन का मूल्य कितना है, इसमें दे रखा है उत्पादन का मूल्य, ये देखिए उत्पादन का मूल्य दे रखा है, नहीं दे रखा। अच्छा, मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है, मध्यवर्ती उपभोग वो भी नहीं दे रखा, दिख नहीं रहा है। तो हमें क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादन के मूल्य की। इसमें मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है लेकिन अलग नाम से, मैं बताऊँ कैसे। पहले हम बात करते हैं उत्पादन के मूल्य की। उत्पादन का मूल्य हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, उत्पादन का मूल्य होता है बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, बिक्री दे रखी है, इसके अंदर बिक्री दे रखी है लेकिन स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है, दोनों काम हो गया हमारे पास। बिक्री कितनी है, 180 प्लस स्टॉक में परिवर्तन कितने रखा है, स्टॉक में परिवर्तन 15। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास, 180 और 15 195। ठीक है, सिंपल। उत्पादन का मूल्य निकल कर आ गया, कितना आ गया, 195। अब माइनस करते हैं मध्यवर्ती उपभोग। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जरा देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, मध्यवर्ती उपभोग के नाम यानी क्या, अलग अलग। कच्चे माल का क्रय, ये लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, जरा देखिए, ये रहा क्वेश्चन हमारे पास। कच्चे माल का क्रय यानी मध्यवर्ती उपभोग हमें क्या है, मिल गया। यही मध्यवर्ती उपभोग है, यहाँ पे लिखा है मध्यवर्ती उपभोग के नाम अलग अलग, कच्चे माल का क्रय। ठीक है, इसलिए कहा था इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कच्चे माल का क्रय कितना हमारे पास, 100 दे रखा है। इसको माइनस करने कितना आएगा हमारे पास, 95 आ जाएगा। तो हमारे पास GVA एट MP 95 लिखा, हमें क्या निकालना है, GVA एट FC निकालना है। अब जरा देखिए, इसको मैं करता हूँ अंडरलाइन, GVA एट FC। जो हमें निकालना है वो पहले कर लेंगे और जो हमने निकाल लिया GVA एट MP, इसको हम बाद में लिख लेंगे इक्वल टू में, तक करने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए हमारा एक काम और आता है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए G दे रखा है और G यहाँ पर है। G और G पर रोल तो है नहीं इसके अंदर कोई, मैं ठीक है तो छोड़ देंगे इसे। B और B सेम है, FC और MP। FC इज इक्वल टू क्या है, FC इज इक्वल टू MP, FC इज इक्वल टू MP। तो क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस का नेट। कितना आ रहा है, माइनस का नेट। अब इस नेट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जरा इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ कर लेते हैं, NIT, इसको बोलते हैं हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या बोलते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर।
ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। अब देखिए इसमें प्रत्यक्ष कर दे रखा है, नहीं दे रखा। अच्छा आर्थिक सहायता, अगर प्रत्यक्ष कर नहीं दे रखा है तो जीरो मान लेंगे, ठीक है। फिर माइनस आर्थिक सहायता दे रखी है, हाँ दे रखी, कितनी 10 दे रखी है। आर्थिक सहायता दे रखी है 10, ठीक है। अब जरा देखिए -10 ही आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जीवी एट एम पी कितना है हमारे पास 95 माइनस, और ये माइनस वाला है तो ब्रैकेट में कर देंगे -10। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये 10 हो गया तो हमारे पास कितना आ गया 105। और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी क्या है GVA एट FC, यानी इसे बोलते हैं साधन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि। कितना है हमारे पास, कितना आया, ये आया 105। तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। ये हमारा आंसर है 105, इसको हम बोलते फुल फॉर्म में। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊँ, छठा एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे।